जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। और हरियाणा जीके, इंडिया जीके 2015 से 2025 लगभग 6000 प्लस PYQ की सीरीज़ के अंदर आज हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट रहे, जो डेली आपको ये क्लास सुबह 11 बजे देखने को मिलती है। वैसे आपको ये डेली सुबह 7 बजे देखने को मिलती थी, लेकिन अभी आपको सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, क्योंकि फरवरी 2026 की हमने अभी तक कंप्लीट नहीं की है, तो सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स और सुबह 11 बजे आपको इंडिया जीके की ये क्लास देखने को मिलती है। देखिए, अगर आपको हमारी सभी क्लासेज अच्छी लगती हैं तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और कंप्लीट PDF अगर आपको प्राप्त करनी है सभी PYQ की, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा। हरियाणा करंट अफेयर्स की अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं 3 साल की, तो 60 रुपीज़ जो है उसका प्राइस रहेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये दिल्ली का जो दक्षिणी हिस्सा है और जो अरावली की पहाड़ी है, दिल्ली हरियाणा की सीमा के ऊपर ये स्थित है। असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विश्व या एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन रहेगा जैव विविधता। देखिए बी ऑप्शन। सबसे पहली बात, जैव विविधता क्या होती है? देखिए, हमारे पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, फंगी पाए जाते हैं। तो उनके बीच में और पर्यावरण के बीच में जो संतुलन बनाए रखना जो होता है उसी को जैव विविधता बोलते हैं। यानी कि आप लोग सुनते होंगे अलग अलग जगह पर जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है। इनके पर्यावरण के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं और जो पर्यावरण है उनके बीच में जो संतुलन है उसी को जैव विविधता बोलते हैं। गुजरात में स्थित गिर का जंगल क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, या एक चिड़ियाघर है, एक राष्ट्रीय उद्यान या एक वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, गिर। गिर कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जिसकी स्थापना, गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1965 के अंदर की गई थी। 1965 के अंदर की गई थी। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो एशियाई शेर हैं, जो एशियाई सिंह हैं, जो एशियाई शेर हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित है। और सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कौन सी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? नीलगिरी। जो नीलगिरी की पहाड़ी है उनकी तलहटी में स्थित है, एक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसको 1973 के अंदर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर इसको शामिल किया गया था 1973 के अंदर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उष्ण रक्तक पशु है? उष्ण रक्तक पशु का मतलब क्या होता है? जिसका खून गर्म होता है। कुछ पशु ऐसे हैं जो गर्म खून वालों की श्रेणी में आते हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जो ठंडे जो श्रेणी है, ठंडे खून की जो श्रेणी है उसके अंदर आते हैं। खून गर्म होने का मतलब है कि जो उनके शरीर का जो टेम्परेचर है और जो बाहर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो अपने शरीर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो अपने यानी कि पर्यावरण के टेम्परेचर से उनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनको गर्म खून वाला बोलते हैं। तो बंदर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाकी सालामेंडर, मेंढक, छिपकली ये ठंडे खून वाले पशुओं की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर सबसे पहले इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? शुरुआत इसकी की थी 1973 में, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों की गई थी? सबसे पहले जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी उसके तहत 9 टाइगर रिजर्व किए गए थे। ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में लगभग कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 55 हो गए हैं। क्यों की गई थी? बाघों की जो संख्या थी, टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ जो थे, बाघों की जो संख्या थी विलुप्त होते जा रहे थे, तो उनको रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है?
ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हिमालय, ए ऑप्शन। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? अलग अलग जगह पर अलग अलग जैव विविधता पाई जाती है। कहीं पर अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहीं पे कुछ पशु पाए जाते हैं, कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। एक हॉटस्पॉट का मतलब है एक ऐसी जैव विविधता जो कहीं और पे नहीं पाई जाती है। एक ऐसी जैव विविधता जो कहीं और पे नहीं पाई जाती है और अपने विलुप्त होने के कगार पर है। किसके कारण? हम मनुष्यों के कारण। ठीक है। जो हम गलत यूज कर रहे हैं, पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव कर रहे हैं, यानी कि वो जैव विविधता जो है खतरे में आती जा रही है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब है कि ऐसी जैव विविधता जो अन्य जगह पर नहीं पाई जाती है, एक विशेष जगह पर पाई जाती है, तो वो है हिमालय। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य के अंदर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, मणिपुर के अंदर। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य के अंदर, ठीक है, मणिपुर के अंदर एक झील है जिस झील का नाम है लोकटक झील, उस झील के अंदर ये स्थित है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कैबुल लामजाओ है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों की वन सथली है, वास सथली बोल सकते हैं, जहां पर ज्यादा निवास करते हैं एशियाई सिंह? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है, जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? नामदफा है अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा या बन गया है वो? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ के अंदर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य है भाई सूक्ष्म वन, इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि शहर का जो इलाका है वहाँ पर वो जो हवा है शहर की वो ज़्यादा प्रदूषित होती है, वाहन जो है धुआं छोड़ते हैं उसकी वजह से प्रदूषित होती है। ठीक है। तो उस हवा को स्वच्छ बनाने के लिए, उस हवा को अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त कराने के लिए सूक्ष्म वन बनाया जाएगा। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। एशियाई सिंहों का घर कौन सा है? अभी आपको बताया, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहले प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पहले ही क्यों बनाए गए? क्योंकि हमारी जो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, बहुत सारी जगह पर पेड़ पौधे हैं विलुप्त होने के कगार पर है, कुछ प्रजाति, कुछ पशुओं की प्रजाति है विलुप्त होने के कगार पर है, तो उसी के लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और देश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कब मेरे दोस्तों? 1986 में, 1986 में। और 1971 के अंदर यूनेस्को के द्वारा जो मैन का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत, मैन एंड बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 1971 के अंदर, जिसके तहत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि जैव विविधता को बचाना है, जो विलुप्त होती प्रजाति है उसको बचाना है। और वर्तमान में भारत के अंदर कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? 18। बहुत बार पूछा जाता है कितने हैं? 18। और विश्व में प्रथम जैव मंडल की स्थापना कब की गई थी विश्व के अंदर? 1979 के अंदर। तो देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है मेरे दोस्तों? नीलगिरी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि अपने भारत देश का। निम्न में से किस जिले में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 के अंदर, यानी कि 1996 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित है और विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची की अनुशंसा करता है, एजेंडा 21 कहलाता है। उस सम्मेलन का नाम बताना है। राइट ऑप्शन रहेगा रियो डी जेनेरियो, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एजेंडा 21 का संबंध रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन के अंदर जो जलवायु परिवर्तन है और जो भी जैव विविधता है उसको बचाने के लिए उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो सम्मेलन है 21वीं सदी के दौरान सतत विकास की प्राप्ति के लिए इसका आयोजन किया गया था और इसको नाम दिया गया था एजेंडा 21। 21 क्यों दिया गया? क्योंकि 21वीं सदी के दौरान
सतत विकास के लिए है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। परियोजना बाघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? कि बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लाया गया था? भाई अवैध हत्या से बाघों की रक्षा करना, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाघों की संख्या के अंदर लगातार गिरावट आ रही थी, तो भारत सरकार ने इस गिरावट को देखते हुए, बाघों की गिरावट को देखते हुए 1973 के अंदर बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत बाघों के संरक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? बाघों की अवैध हत्या से रक्षा करना। एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान है? अभी आपको बताया गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, जिसकी स्थापना 1965 के अंदर की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? गिर राष्ट्रीय उद्यान को 1975 के अंदर इसको घोषित किया गया। ठीक है। बांधवगढ़ अगर आपसे पूछा जाए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीव अभ्यारण्य है जो एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है? अभी आपको बताया गुजरात के अंदर है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य अभी आपको बताया गुजरात के अंदर है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? असम के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जैव मंडल की वार्षिक निवल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों, ये जो वार्षिक निवल निवल प्राथमिक उत्पादकता से उद्देश्य क्या है? ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो हमारा पूरा का पूरा जैव मंडल है, उसकी एक साल की एक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता निकाली जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो भी शाकाहारी जो भी शाकाहारी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर हैं, शाकाहारी वस्तुएं या शाकाहारी मानव प्राणी जितने भी हैं, और जितने भी उनको खाने वाले हैं, उनकी खपत कितनी है? भाई शाकाहारी कितने हैं और डिकम्पोजर कितने हैं? ठीक है, उनकी खपत कितनी है एक वर्ष के अंदर, तभी ये निकाली जाती है वार्षिक निवल प्राथमिक उत्पादकता। तो राइट ऑप्शन रहेगा 170 बिलियन टन। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट को एक साथ रखने से पृथ्वी के थल अक्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 2%, ओनली 2%। मैंने आपको बता दिया जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, कि ऐसी जैव विविधता जो एक विशेष जगह पर पाई जाती है, कोई अन्य दूसरे स्थान पर नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित प्रजाति में से किसमें सर्वाधिक विविधता है? सर्वाधिक विविधता किसके अंदर है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कवक। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, कवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और प्रजातियों की सुप्त संख्या से भी अधिक है कवकों की। ठीक है, सर्वाधिक विविधता कवक, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में पहचानने के लिए प्रयुक्त मान क्या है? भाई ये क्षेत्र एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है, इसके लिए प्रयुक्त मान क्या है? स्थानिकता। बी ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, कम से कम वहाँ पर 1500 संवहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। मूल वनस्पति का 30% या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हॉटस्पॉट क्षेत्र को पहचानने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? स्थानिकता। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, विविधता का उत्पन्न किया जाना और पर्यावरणीय चयन द्वारा विविधता को आकार दिया जाना क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन विकास। विकास कहलाता है, यानी कि जिसको आप इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। विविधता का उत्पन्न होना और पर्यावरणीय चयन के द्वारा विविधता को आकार दिया जाना विकास कहलाता है। ठीक है, विकास क्या है भाई? आप लोग देखते हैं कि लाखों वर्षों की एक अवधि में पहले के जीवों से बहुत से विविध जीवों का निर्माण होता है। यानी कि पहले जो पृथ्वी के अंदर जीव प्रेजेंट है, उनसे बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, और सभी जो जीव हैं उनकी विकास के अंदर अपनी अपनी भूमिका होती है। जैव विविधता के विकास के अंदर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 के अंदर हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा है असम के अंदर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
ठीक है। इस उद्यान को 1947 के अंदर 1947 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। एक सींग गैंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले जो गैंडा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। और 1985 के अंदर 1985 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर स्थित है? सरिस्का, सरिस्का है मेरे दोस्तों गुजरात, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो सरिस्का आपका रहेगा राजस्थान। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर स्थित है? गोवा के अंदर। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोवा के अंदर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, ठीक है, गिलहरी, इनके लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट, बी ऑप्शन उत्तराखंड के अंदर। मैंने आपको बताया पहला नेशनल पार्क भारत का 1936 में जिसकी स्थापना की गई थी हेली नेशनल पार्क के रूप में, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था। ठीक है। और पहली बार इसको 1973 में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। 1973 के अंदर इसको शामिल किया गया था। भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसको 1986 के अंदर 1986 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है मैंग्रोव वनस्पति के लिए, समुद्री घास के लिए, कोरल रीफ के लिए ये प्रसिद्ध है, जाना जाता है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, अभी आपको बताया था असम के अंदर है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जिसको 1985 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था। जल रसायन उपचार संयंत्रों में क्लोरामाइन प्रयोग किए जाने का प्रयोजन क्या है? स्थायी कठोरता को हटाना, जलाशयों में खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित करना, जल को विसंक्रमित करना, रोगाणुओं को नष्ट करना, स्वाद और गंध को नियंत्रित करना। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। जल को विसंक्रमित करना और रोगाणुओं को नष्ट करना। एक मोटरयान कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कब करता है? जब गति बढ़ाई जाती है। आप लोग देखते होंगे जब कोई वाहन कम गति में चल रहा होता है कम धुआं फेंकता है, और जब आप वाहन ज़्यादा गति तेज से चलाते हो तो आपका पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, या डीजल पेट्रोल जो भी है ऑयल ज़्यादा लगता है, तो उत्सर्जन भी वो क्या करता है? ज़्यादा करता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जब आप ज़्यादा तेज गति के अंदर चलाते हैं। नेक्स्ट है हवा, जमीन या पानी के माध्यम से सजीवों के लिए समस्या पैदा करने वाले हानिकारक पदार्थों को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा प्रदूषक। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रदूषित जल में से आयरन और मैंगनीज निकालने में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है? प्रदूषित जल में से अगर आपको आयरन और मैंगनीज निकालना है तो उनमें से कौन सा तरीका प्रभावित नहीं है? क्लोरीनीकरण करोगे उसका, चूना सोडा प्रक्रिया, आयन आदान प्रदान प्रक्रिया, मैंगनीज जियोलाइट प्रक्रिया। तो क्लोरीनीकरण जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर प्रभावित नहीं है, क्योंकि हमें तो आयरन और मैंगनीज निकालना है, तो उसमें क्लोरीकरण का तो कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लोरीनीकरण तो क्या होता है? आप लोग देखते होंगे पानी के अंदर क्लोरीन डाली जाती है पानी को शुद्ध करने के लिए, भाई उसके अंदर कीड़े वगैरह वगैरह हैं जो वो मर जाएंगे, कीटाणु हैं, ठीक है, वो उसके अंदर मर जाएंगे। तो क्लोरीनीकरण नहीं किया जाता है। इनमें से कौन औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है? औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण से प्रोटोजोआ संदूषण, नाइट्रेट संदूषण, सल्फेट या पारा। तो राइट ऑप्शन रहेगा प्रोटोजोआ। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आज संसार के सामने मौजूद एक प्रमुख पर्यावरणीय खतरा क्या है? विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, वनारोपण, परागण या जैव विविधता। देखिए सबसे बड़ा जो आज के टाइम में संसार में पर्यावरणीय जो खतरा है विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, यानी कि टेम्परेचर के अंदर वृद्धि होती जा रही है। ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। हम मानवीय जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, मतलब पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है, वन कम लग रहे हैं, हम पेड़ कम लगा रहे हैं लेकिन काट ज़्यादा रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरणीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा पैदा करता है? अम्लीय वर्षा किससे करवाई जाती है?
जीवाश्म ईंधनों को जलाने में NO2 और SO2 के अतिरेक निर्म युक्ति, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वायुमंडल के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो ज़्यादा वृद्धि हो रही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल के अंदर इन गैसों की वृद्धि ज़्यादा हो रही है। और वर्षा जल के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो नाइट्रिक एसिड है उसका निर्माण करके वर्षा जल को क्या बना देती है, अम्लीय बना देती है, NO2 और SO2, क्योंकि वर्षा जल के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है, तो इससे वर्षा का जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे कम वायु प्रदूषण करती है? सबसे कम वायु प्रदूषण CNG, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप लोग देखते होंगे अभी ज़्यादा पेट्रोल से CNG की कारें गाड़ियाँ बहुत सारी CNG की आ गई हैं। CNG से बहुत कम मात्रा के अंदर वायु प्रदूषण होता है, यानी कि CNG को इको फ्रेंडली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कब इसकी शुरुआत की गई, कब से ये मनाया गया? 1972 से इसकी शुरुआत की गई थी। ओजोन का संयोजन हुआ है, कब हुआ? ओजोन का संयोजन किससे हुआ? केवल ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, ऑक्सीजन और कार्बन से। देखिए ओजोन, ओजोन यानी कि O3, इसका संयोजन केवल ऑक्सीजन से हुआ है। ओजोन का मतलब O3, केवल इसका शोधन किससे हुआ? ऑक्सीजन से हुआ। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है और पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किलोमीटर में पाई जाती है? 30 से 32 किलोमीटर के अंदर ये पाई जाती है। वायु ओजोन क्या काम करती है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं पृथ्वी की उनसे रक्षा करती है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कारों के द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस कौन सी है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गाड़ियों से होने वाला उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य स्रोत है, ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है उससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। वायुमंडल में कोहरे, जंगली छल्ले और गीसर वाष्प आदि होते हैं, ठीक है। गीसर वाष्प इसके अंदर आदि होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है, इन्हें सामूहिक रूप से किसमें जाना जाता है? सी ऑप्शन, प्राकृतिक एरोसोल्स, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों? नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन, तो बी ऑप्शन 78% पाया जाता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड 0.03%। PUCC का मतलब क्या है? PUCC का मतलब है पोल्यूशन पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। जैसे आप वाहन खरीदते हैं, आपके वाहनों का भी एक, जिसको आप देसी भाषा में हरियाणा में धुमा पर्ची बोलते हैं कि मेरे वाहन की धुमा पर्ची खत्म हो गई, ठीक है, तो एक प्रदूषण का एक सर्टिफिकेट होता है। तो सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए एक सर्टिफिकेट जो है ये अनिवार्य होता है, क्योंकि इसी मानकों के तहत ही कि भाई कोई ज़्यादा गाड़ी पोल्यूशन तो नहीं छोड़ रही है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आने वाले वर्ष में HFC को बंद करने के लिए उद्योग के परामर्श से भारत एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करेगा और कब तक इसको समाप्त कर देगा? वैसे ये समाप्त हो चुकी है 2023 तक, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। HFC का मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। पृथ्वी में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओजोन में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? 3 परमाणु, O3 होता है परमाणु। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, 3 अणुओं से मिलकर ये बनी होती है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव का जो कारण है वो है IR किरणें, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त विकिरण जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से गैसों के कौन से युग्म हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है? हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। वायुमंडल में जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की सतह से परावर्तित होके उन किरणों को रोकती है ताकि वायुमंडल को विकिरण से बचाया जा सके। उस नगर का नाम बताइए
जहां संपीड़ित प्राकृतिक गैस ने एक ईंधन के रूप में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में वायु प्रदूषण को काफ़ी कम कर दिया है। राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, दिल्ली के अंदर। वैसे कागजों के अंदर है ये सब प्रक्रिया, लेकिन दिल्ली के अंदर भी आज भी जो प्रदूषण है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और केरल। आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और कल का आपका जो क्वेश्चन था, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट में लाइए और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़ के तैयारी कीजिए। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स और डेली सुबह 11 बजे आपको इंडिया जीके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।